वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइव पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ निज़म एज़िकल के द्वारा लिखी गई पोइम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस की एक्सप्लेनेशन, समरी एंड रेलिवेंस की फुल डिटेल। इससे पहले कि हम लोग अपनी पोइम की तरफ आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम लोग निज़म एज़िकल के बारे में जान लें। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस वॉज रिटन बाय निज़म एज़िकल। ये पोइम निज़म एज़िकल के द्वारा लिखी गई है। वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट इंडो इंग्लैंड पोइट, भारत के मोस्ट फेमस इंडो इंग्लैंड पोइट में से एक हैं ये। He was born in 1924 and was educated in Mumbai and London. उनका जन्म 1924 में हुआ और उनकी एजुकेशन जो है वो मुंबई और लंदन से है। He produced several volumes of verse and plays and was an art critic. उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, पोइट्री लिखी या प्लेज लिखे। उसके साथ साथ एक आलोचक और क्रिटिक के तौर पे भी उन्होंने काम किया। एजिकल डाइड इन 2004 एट द एज ऑफ 79 और एट द एज ऑफ 79 2004 में उनकी डेथ हो गई। मोस्ट एजिकल्स पोइट्री इज़ फॉर अडल्ट एज इट इज़ सीरियस एंड क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर उसकी पोइट्री उसने अडल्ट के ऊपर सेंटर रखी है, इसीलिए वो पोइट्री उसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, सीरियस और आसानी से समझ आने वाली पोइट्री नहीं थी। इन दिस पोइम हाउएवर एजिकल यूजेस सिंपल इंडियन इंग्लिश, बट इस पोइम में पोइट ने सिंपल इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश का इस्तेमाल किया है। Here he is making gentle fun of people who cannot speak English properly by including in the poem common mistakes made by speaker whose mother tongue is not English. यहाँ पे उसने उन लोगों के ऊपर व्यंग कटाक्ष कसा है, उन लोगों के ऊपर जिन लोगों की मदर टंग इंग्लिश नहीं है और जिन लोगों को इंग्लिश की ग्रामेटिकल बेसिक नॉलेज नहीं है, और जब वो लोग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो किस तरीके से उनकी जो इंग्लिश है वो ह्यूमर और व्यंग का कारण बनती है। उसी चीज़ के ऊपर उसने व्यंग कसा है कि जो लोग बेसिक क्लियर नहीं करते उसके बावजूद भी वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। There are grammatical mistakes, strange arrangement of words and phrases and idioms which are direct translation of expressions in Indian language. They all sound very odd in English. वो कह रहे कि इनमें से जो कुछ गलतियां हैं, प्रमुख गलतियां हैं जो ऐसे लोगों को करते हैं, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, गलत अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का आगे पीछे इस्तेमाल करना। फिर जैसे हिंदी या पंजाबी में वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं शब्दों को वो उसी तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस्तेमाल कर देना, जो कि जब ट्रांसलेट होती हैं तो बहुत ऑड लगते हैं और फन और ह्यूमर का कारण बनते हैं। और ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि उनकी लैक ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज या लैक ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश होता है उनको। द पोइम इज़ इन फॉर्म ऑफ स्पीच मेड बाय वन ऑफ मिस पुष्पास फ्रेंड। ये पोइम बेसिकली एक भाषण के तौर पे है जो कि मिस पुष्पा के एक दोस्त ने उसकी विदाईगी पार्टी पर दिया था। इट शुड बी टेकन इन स्पिरिट विच इट वॉज रिटन। इस पोइम को केवल उसी सेंस में देखना है हम लोगों ने जिस सेंस में कवि ने लिखा है, यानी कि इस पोइम को हम लोगों ने केवल ह्यूमर और सटायर के तौर पे देखना है उन लोगों के ऊपर जिन लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश के बेसिक्स की क्लियरेंस नहीं है, उसके बावजूद भी वो बिना बेसिक्स को क्लियर करे इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और बाद में फन और अम्यूज़मेंट का एक पात्र बन के रह जाते हैं। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी पोइट और इस पोइम के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ निज़म एज़िकल्स गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। इससे पहले कि हम लोग इस पोइम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और समरी को स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इस पोइम की ब्रीफ समरी के ज़रिए। ये पोइम बेसिकली एक भाषण है जो कि मिस पुष्पा की विदाईगी के ऊपर दिया गया। मिस पुष्पा जो कि अपने फर्दर करियर के लिए अब्रॉड जा रही हैं और उनको गुड बाय पार्टी उनके कोलीग्स के द्वारा दी जा रही थी, तो वहीं पे उनके कोलीग ने एक भाषण दिया था उनको बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए। तो उसी कोलीग ने, उस कोलीग को इंग्लिश के बेसिक्स की क्लियरेंस नहीं थी, ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं थी, इसीलिए जब उसने वो भाषण दिया तो अपनी तरफ से तो उसने मिस पुष्पा की तारीफ़ की, मिस पुष्पा को एक अच्छा करैक्टर बना के पेश करने की कोशिश की, बट ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड्स, गलत अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, रॉन्ग ट्रांसलेशन, रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेज और
एंड अदर ग्रामेटिकल एरर्स, उसकी सेंस कुछ और ही बनती थी। वो अपनी तरफ से तारीफ़ करता चला जा रहा था और दूसरी तरफ से जो मीनिंग निकलता था वो इंसल्ट वाला, यानी कि ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे बेसिक क्लियर नहीं था, बेसिक क्लियर किया नहीं, और बिना बेसिक क्लियर किए हम लोग इंग्लिश ही नहीं कुछ और भी करने जाएंगे तो वो हम लोगों को इसी तरीके से फ़न और ह्यूमर का कारण भी बना देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ मुझे ड्राइव करना आता नहीं है, मैंने ट्रेनिंग ली नहीं, मैं जाके गाड़ी पकड़ लूँगा या मैं जाके बाइक पकड़ लूँगा तो मैं वॉबल करूँगा, लोगों के सामने गिरूँगा, चोट लगेगी, लोग मुझे बुरा भला भी कहेंगे और लोग ये भी कहेंगे कि जब आती नहीं तो चला क्यों रहा था। तो इसीलिए किसी भी चीज़ के बेसिक क्लियर होना। अब आप लोग कहो कि अल्फ़ाबेट्स हम लोगों को आते नहीं हैं तो हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू कर दें। इसीलिए जब हम लोग बचपन से पढ़ाई भी शुरू करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? सिंगल शब्द से, ABC के बाद 1 वर्ड आते हैं, 2 वर्ड आते हैं, सेंटेंस आता है, फिर पैराग्राफ आता है, फिर ऐसे आता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बेसिक क्लियर होते चले जाते हैं हम लोग चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, उसने कोई बेसिक्स क्लियर नहीं किए, इसीलिए वो बेसिक सी मिस्टेक करता चला गया और वो मिस पुष्पा की इंसल्ट को करता चला गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, दूसरे स्टैंजा में वो मिस पुष्पा की तारीफ़ कर रहा था कि वो एक हंसमुख नेचर की मालिक हैं, बट जिस तरीके से वो रॉन्ग यूज़ ऑफ ग्रामर और रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यूज़ करता है तो ऐसा लगता है कि वो तारीफ़ नहीं बेइज्जती कर रहा है कि मिस पुष्पा को आदत है बिना वजह हंसने की। इसी तरीके से तीसरे पैराग्राफ में वो मिस पुष्पा के फैमिली बैकग्राउंड को बताने की बजाय वो अपने विचारों में खो जाता है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर देता है जो वहाँ पे बिल्कुल इररेलेवेंट थे, जो कि वहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तीसरी जगह पे फिर से अगले स्टैंजा में फिर से वो मिस पुष्पा के एमिएबल और हेल्पिंग नेचर के बारे में बताना चाहता है, बट जिस तरीके से वो रॉन्ग ग्रामर और रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करता है ऐसा लगता है कि वो तारीफ़ नहीं मिस पुष्पा की बेइज्जती करता है। और अंत में भी जिस तरीके से वो सेंटेंस को फॉर्म करता है और जिस तरीके से बोलता है तो वो कहना ये चाह रहा था एक एक करके सब आएंगे और वो साउंड उसका मीनिंग ऐसा निकलता है सब लोग एक साथ आएंगे और बोलना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए क्योंकि उसे बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज नहीं थी तो वो जो भी कहता था वो फ़न और अम्यूज़मेंट का कारण बनता था, अपनी तरफ से तारीफ़ कर रहा था, बट हो क्या रहा था, बेइज्जती हो रही थी। ऐसा लग रहा था वो तारीफ़ नहीं बल्कि इंसल्ट कर रहा है। इसके साथ साथ एक बेसिक मिस्टेक सभी लोग करते हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है, वो ये है कि हर जगह पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना जहाँ पे किसी और टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए था। और पोइम में भी हम लोग देखते हैं हर जगह पे पोइट इस मिस्टेक को रिपीट कर रहा है और पोइट यहाँ पे ये सटायर के तौर पे पोइम को पेश करके ये चाहता है कि हम लोग इस तरीके से मिस्टेक्स ना करें और हम लोग इस तरीके से विदाउट एनी क्लियरेंस ऑफ बेसिक और विदाउट एनी नॉलेज ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज को विदाउट नॉलेज अगर बोलना शुरू करेंगे या किसी भी काम को विदाउट एनी नॉलेज बोलना शुरू करेंगे तो हमें भी ऐसे ही फ़न और ह्यूमर का पात्र बनना पड़ेगा और पोइट चाहता है कि हम लोग ऐसे पात्र ना बने। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। फ्रेंड्स, our dear sister is departing Jana, foreign Videsh, in 2 or 3 days, and we are meeting मिलना to wish her bon voyage अलविदा, बेस्ट ऑफ लक। तो वो कहता है कि अब यहाँ पे ही देख लीजिए डिपार्टिंग, ठीक है, डिपार्ट, तो यहाँ पे भी उसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया। नीचे देखिए मीटिंग टुडे, फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया। जहाँ पे सिंपल वर्ड्स और वर्ड्स को आगे पीछे होना चाहिए था वो सिंपल सी मिस्टेक्स उसने की हैं और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उसको इंग्लिश के बेसिक्स की क्लियरेंस नहीं थी। और इस पैराग्राफ में एक्चुअली वो कहना ये चाह रहा था कि आज वो इस जगह इसलिए इकट्ठा हुए हैं, मीटिंग होता है मिलना, टुगेदर होना, यहाँ पे आना चाहिए था गैदर होना, इकट्ठे, ठीक है। वो आज उस जगह इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मिस पुष्पा अपने आगे के करियर के लिए विदेश जा रही हैं और वो आज मिस पुष्पा को उसके फर्दर करियर के लिए बेस्ट विशेस अलविदा कहने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।
बट जिस तरीके से वो कहता है, पूरी की पूरी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमें इस स्टेंजा के अंदर देखने को मिलती हैं, और रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ड्स और रॉन्ग अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स भी हम लोगों को इस पैराग्राफ में देखने को मिलती है। द प्रेजेंट पोइम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. हैज़ बीन रिटन बाय निज़म एज़ेकल, one of the famous Indian poet in English. Most characteristic feature of his poetry are distancing emotion and ironic perception. उसकी पोइट्री की, ये पोइम निज़म एज़ेकल के द्वारा लिखी गई है, और इसकी पोइट्री की सबसे बड़ी फीचर ये है कि उसकी पोइट्री में हम लोग इमोशंस और आयरॉनिक परसेप्शंस देखेंगे, और इस पोइम में भी हम लोग आयरनी और ह्यूमर को भली भांति महसूस कर सकते हैं। द प्रेजेंट पोइम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन ऑफ बुक्स हाइम एंड डार्कनेस। ये पोइम उसकी कलेक्शन ऑफ बुक्स हाइम एंड डार्कनेस में से ली गई है। द पोइम इज़ ए हिलेरियस पैरोडी एंड अ बीटिंग सटायर ऑन इंग्लिश स्पोकन बाय सम पीपल फ्रॉम इंडिया। ये पोइम उन लोगों के ऊपर, सटायर होता है व्यंग करना, बेइज्जती करने के लिए नहीं, इसलिए व्यंग करना कि हम लोग उस चीज़ को इम्प्रूव कर सके। यहाँ पे कवि ने ये उन भारतीय लोगों के ऊपर व्यंग कसा है इस पोइम के ज़रिए जो लोग इंग्लिश के बेसिक्स को क्लियर किए बिना इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि इंग्लिश बोलेंगे तो उनकी रेपुटेशन बनेगी, बट वो ये लोग ये नहीं समझते कि गलत इंग्लिश बोलेंगे तो रेपुटेशन जितनी है वो भी नहीं रहेगी। इसीलिए इंग्लिश बोलना गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि हम लोग किसी लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं अपनी मदर टंग या अपनी नेशनल लैंग्वेज के अलावा, बट ये ज़रूरी है कि उस लैंग्वेज को बोलने से पहले हम उस लैंग्वेज के बेसिक्स को ज़रूर क्लियर कर लें। और इसी चीज़ के लिए पोइट व्यंग कस रहा है कि हम लोग इस पोइम के करेक्टर के जैसे या स्पीकर के जैसे ना गलती ना करें, हम लोग बेसिक्स क्लियर करके ही कुछ भी करने या इंग्लिश को बोलने की कोशिश करें। Here the poet has satirized the habit of Indian people for speaking of English as a status symbol. यहाँ पे पोइट इस चीज़ के ऊपर भी व्यंग कस रहा है कि भारतीय लोग इंग्लिश बोलने को अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। वो समझते हैं इंग्लिश बोलेंगे तो उनकी रिस्पेक्ट होगी, एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। और इसी चीज़ में वो गलती कर जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि ये स्टेटस सिंबल है, ये तो उनकी इज्जत का सवाल है, तो वो लोग बिना इस चीज़ को सोचे समझे कि उन्हें इंग्लिश के बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं है, वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में वो इस पोइम के स्पीकर के जैसे व्यंग और दूसरों की बेइज्जती का कारण भी बनते हैं। तो इसीलिए नो डाउट कोई गलत बात नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना, ठीक है, इसे सोशल सिंबल नहीं समझना चाहिए। नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, बट ये जहन में ज़रूर रखना है हम लोगों ने कि इस लैंग्वेज को बोलने से पहले, किसी भी लैंग्वेज को बोलने से पहले हम उसके बेसिक्स ज़रूर क्लियर कर लें, ताकि जब हम लोग उसे बोलें तो हम लोग मिनिमम जो गलतियां करें और हम लोग फन और मजाक के पात्र ना बने। इन दिस पोइम द स्पीकर ऑफ द पोइम टू ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट टू क्लियर द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इस पोइम में भी जो स्पीकर है वो सेम मिस्टेक कर रहा है। उसे भी ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश बोलना एक सोशल स्टेटस है, सोशल सिंबल है, इसीलिए उसको इंग्लिश की नॉलेज भी नहीं है, इसीलिए बिना बेसिक्स को क्लियर किए हुए वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है। द ओकेजन वॉज फेयरवेल पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. हु इज़ गोइंग अब्रॉड फॉर हर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। और मौका कौन सा है जब वो ये कोशिश कर रहा है, एक अलविदा पार्टी दी जा रही है मिस पुष्पा को जो अपने आगे के करियर के लिए विदेश जा रही हैं। द स्पीकर ऑफ द पोइम क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सटायर एंड ह्यूमर व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। और क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया है मैंने कि उसे इंग्लिश की बेसिक्स की नॉलेज नहीं थी, उसे ग्रामर की नॉलेज नहीं थी, इसीलिए जब ये इंग्लिश बोलना शुरू करता है तो बजाय इसके कि वो मिस पुष्पा को प्रेज कर सके, उसका हर शब्द जो है वो व्यंग और ह्यूमर का कारण बन जाता है, जहाँ पे वो खुद की भी इंसल्ट करवाता है और अपने मिस्टेक्स के ज़रिए मिस पुष्पा की भी जो इंसल्ट का एक कारण बन जाता है। The first basic mistake that he commits is the regular use of present continuous tense where present indefinite or any other tense needed to be used। जो पहली गलती वो करता है वो ये है
कि वो हर जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करता है। जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट या किसी और टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए था, वहाँ पे भी वो कॉन्टिन्यूस टेंस को लगातार यूज़ करता चला जाता है। और ये एक बेसिक मिस्टेक है हर उस शख्स की जिसे इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर नहीं होते, वो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस टेंस को लगाता चला जाता है। बट द वे ही हैज़ यूज इंग्लिश विदाउट एनी नॉलेज क्रिएट्स नॉट ओनली ह्यूमर बट ऑल्सो गिव्स रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ही एक्चुअली वांट्स टू से। और जो जिस तरीके से वो रॉन्ग इंग्लिश बोलता है, गलत इंग्लिश बोलता है, लैक ऑफ ग्रामेटिकल एंड बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के होने के कारण वो ना केवल व्यंग का कारण बनते हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो जो कहना चाहता है उसके टोटली ऑपोजिट मीनिंग भी क्लियर कराते हैं। वो कहना चाहता है मिस पुष्पा हंसमुख नेचर की है, वो हमेशा हंसती रहती है, बट जिस तरीके से उसकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होती है, वे ऑफ स्पीकिंग होती है, वो ऐसा लगता है कि वो तारीफ नहीं, वो उसकी बेइज्जती कर रहा है। यानी कि रॉन्ग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के कारण या लैक ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश होने के कारण वो कहना कुछ चाह रहा था, उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा था। स्टैंजा नंबर 2, यू आर ऑल नोइंग। देखिए फिर से कॉन्टिन्यूस टेंस की इस्तेमाल। व्हाट स्वीटनेस मिठास इज इन मिस पुष्पा। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल बाहरी, बट इंटरनली अंदर। स्वीटनेस, मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल। इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। और इस लाइन में उसने पूरे के पूरे ऊपर के लाइंस की जो उसने एक प्रेज करने की कोशिश की थी, उस प्रेज को उसने एक इंसल्ट में तब्दील कर दिया। अब देखिए वो क्या कहता है, वो एक्चुअली में ये कहना चाह रहा था, इन लाइंस का मतलब क्या निकलता है। वो कहता है कि ये तो सब लोगों को पता है कि मिस पुष्पा कितनी मिठास से भरी हैं। मैं बाहरी मिठास की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा, मैं उसके अंदर की खूबसूरती की बात भी कर रहा हूँ। मिस पुष्पा हमेशा हंसती रहती है। यहाँ तक तो कुछ ठीक था, ज़्यादा नहीं, कुछ कह सकते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए हंसती रहती हैं, बिना कारण के भी हंसती रहती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आके वो मिस पुष्पा की बेइज्जती कर देता है। एक्चुअली में वो कहना ये चाह रहा था कि मिस पुष्पा जो हैं वो बहुत ही हंसमुख नेचर की हैं और बहुत ही अच्छे नेचर की हैं, और मैं बाहरी खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, अंदर की खूबसूरती की बात भी कर रहा हूँ। वो हमेशा हंसती रहती हैं, उनका चेहरा जो है वो हमेशा हंसता रहता है और वो हमेशा दूसरों से हंस के मिलती हैं। ये वो एक्चुअली में कहना चाह रहा था, बट जिस तरीके से उसने कहा वो तारीफ नहीं, वो बेइज्जती हो गई कि मिस पुष्पा तो बिना कारण के भी हंसती रहती है। In the next section he wants to present the good nature as well as inner and outer beauty of मिस पुष्पा। इस सेक्शन में वो मिस पुष्पा के जहाँ पे अच्छे नेचर के बारे में बात करना चाह रहा था, वहीं पे मिस पुष्पा के अंदरूनी और बाहरी खूबसूरती के ऊपर भी वो बात करना चाह रहा था। बट वे he says so due to lack of grammatical knowledge. Again, it is not only creates humor but also appears to be an insult of Miss Pushpa as he tells that Miss Pushpa keeps on smiling even for no reason. But जिस तरीके से ग्रामर की नॉलेज ना होने के कारण वो सेंटेंस की फॉर्मेशन करता है, हमारे सामने प्रेजेंटेशन करता है, तो वो ना केवल व्यंग ह्यूमर क्रिएट करता है, बट उसके साथ साथ मिस पुष्पा की तारीफ की जगह वो बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि जिस तरीके से उसके कहे गए शब्दों का अर्थ निकलता है, उसका मतलब ये है कि मिस पुष्पा जो है बिना किसी वजह के भी हंसती रहती है। और वो एक्चुअली में करना तारीफ चाह रहा था, वो कहना ये चाह रहा था कि मिस पुष्पा हमेशा दूसरों से हंस के मिलती है, बट जिस तरीके से उसने कहा उसका मीनिंग कुछ और ही निकल गया। तो डबल मीनिंग वाली बातें तब निकलती हैं जब हम लोग रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करें, रॉन्ग यूज़ ऑफ ग्रामर करें। तो यही मिस्टेक वो इस स्ट्रेंजर में कर रहा है। और मिस पुष्पा की जहाँ पे वो अपनी तरफ से तारीफ़ करना चाह रहा था, वहीं पे वो तारीफ़ की जवाब एक इंसल्ट कर देता है। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल। हर फादर, रॉन्ग वर्ड्स, दूसरी लाइन में रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल। हर फादर वॉज रिनोन्ड एडवोकेट इन बलसर और सूरत।
कंप्लीट नॉलेज ना होने का कारण। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस सूरत। yes, once I stayed in Surat with family members. Oh, my uncle's very old friend, his wife was cooking nicely. That was a long time ago. तो इस स्टैंजा में भी उसने सेम मिस्टेक की। पहली मिस्टेक तो ये कि रॉन्ग ग्रामर का इस्तेमाल, कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल। दूसरी गलती ये की कि उसने उसकी फैमिली बैकग्राउंड की भी कंप्लीट नॉलेज नहीं ली। जब भी कोई प्रवक्ता किसी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बोलना चाहता है स्टेज से, तो उसके पास उसकी भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही हमें बोलना चाहिए। आधी और अधूरी, इसीलिए कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। आधी अधूरी नॉलेज हमारे लिए हानिकारक, हार्मफुल हो सकती है। और दूसरी चीज़, इस पैराग्राफ में उसने ये गलती की, जहाँ पे बताने वो मिस पुष्पा की फैमिली के बारे में जा रहा था, बट वो अपने ही ख्यालों में खो जाता है और अपने ही एक्सपीरियंस को वो शेयर कर देता है, जिसकी कि वहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और पहली मिस्टेक वो क्या कर रहा है, इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, कि मिस पुष्पा एक बड़े अच्छे परिवार से आ रही हैं नहीं आना था, बिलोंग्स टू। मिस पुष्पा एक अच्छे परिवार से संबंध रखती हैं। आ रही का मतलब क्या है कि क्या अभी तक उसने जन्म नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे भी मीनिंग कुछ और निकल गया। तो मीनिंग निकलना चाहिए था कि मिस पुष्पा एक ऐसे परिवार, एक हाई परिवार से संबंध रखती हैं, और मीनिंग ये निकला कि मिस पुष्पा एक हाई परिवार से आ रही हैं, मतलब अभी तक वो आई नहीं है, अभी तक वो रास्ते में ही है कहीं पे। दूसरी चीज़, हर फादर वाज रिनोन्ड एडवोकेट इन बलसर और सूरत, ठीक है। वो उसके फादर के बारे में बोलना चाह रहा था कि वो एक मशहूर वकील थे, बट उसे ये नहीं पता था कि वो वकील थे कहाँ पे। तो यहाँ पे भी उसको या तो उसके फादर के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए था, या फिर अगर बोलना चाहिए था तो उसको उस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए थी कि उसके फादर कहाँ पे एज ए एडवोकेट फेमस थे। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस, वो कह रहा है मुझे याद भी नहीं वो कहाँ पर थे। फिर ये कैसे इसे पता कि वो एक फेमस वकील थे, जब इसे याद ही नहीं कि वो किस जगह को बिलोंग करते थे। सूरत, yes, once only I stayed in सूरत with family members of my uncle's very old friend। और सूरत का नाम आते ही वो बजाय इसके कि मिस पुष्पा के परिवार के बारे में बताए, वो अपने ही ख्यालों में खो जाता है, अपने ही दुनिया में खो जाता है, और अपने ही एक तजुर्बे को शेयर करता है कि हाँ, मैं भी एक बार सूरत में गया था, जहाँ पे मैं अपने अंकल के फ्रेंड्स के फैमिली मेम्बर के साथ उनके घर में रहा था। हिज वाइफ वॉज कुकिंग वेरी नाइसली, दैट वॉज लॉन्ग टाइम। और उसकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और ये बहुत पहले के समय की बात है। अब ये बताइए कि मिस पुष्पा की फेयरवेल पार्टी के दौरान इस चीज़ की, इस डिस्क्रिप्शन की क्या रेलिवेंस है? क्या ये बताना यहाँ पे ज़रूरी था? वो गया था, वहाँ पे उसके अंकल की फैमिली फ्रेंड थे, वो खाना अच्छा बनाती थी, ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी नहीं थी। तो ये दिखाता है कि उसे ये भी नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ की बात करनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए अब डिटेल में एक्सप्लेनेशन। फर्दर द स्पीकर क्रिएट्स ह्यूमर व्हेन ही वांट्स टू टेल अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ मिस पुष्पा। तो वो तब भी ह्यूमर और सटायर को उत्पन्न करता है जब वो मिस पुष्पा की फैमिली के बारे में बताने की कोशिश करता है। अगेन हिज लैक ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज इज़ क्वाइट एविडेंट एज ही डज नॉट यूज़ डेफिनेट आर्टिकल ए बिफोर वेरी हाई फैमिली। और यहाँ पे भी उसकी ग्रामेटिकल नॉलेज बड़े क्लियरली पता चलती है, जहाँ पे वो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करता, ए वेरीफाई है उसकी जगह पे वो ए का इस्तेमाल करता है, इनडेफिनेट आर्टिकल का। In these lines, he actually want to tell that Miss Pushpa belongs to a very high family and his father is a famous advocate। Actually में वो ये बताना चाह रहा था कि मिस पुष्पा एक बड़ी हाई फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनके फादर एक मशहूर वकील हैं। Again while telling about सूरत, he drifts into his own thoughts and slips away from main theme of the poem। और जब वो सूरत के ऊपर पहुंचता है तो यहाँ पे भी वो पोइम के मेन विषय से, भाषण के मेन विषय से स्लिप होके अपनी ही यादों में, अपने ही दुनिया में खो जाता है। He drifts into past and recalls an incident when he also visited Surat and stayed with family friend of his uncle and tells that his wife used to cook nicely। और वो अपनी यादों में खो जाता है, एक अपने पास में चला जाता है, जब वो कहता है कि उसे भी याद आ रहा है वो भी एक बार सूरत गया था, जहाँ पे वो अपने अंकल के
फैमिली फ्रेंड्स के घर में रहा था और उसकी वाइफ बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाती थी. सो अगेन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ह्यूमर हाउ इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ऑन द मेन सब्जेक्ट एंड थीम ही ड्रिफ्ट्स इनटू हिज मेमोरीज व्हिच आर इररिलेवेंट एंड द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. तो ये भी एक व्यंग का कारण बनता है कि बजाय इसके कि वो मिस पुष्पा के फैमिली और मिस पुष्पा के ऊपर सेंटर करने की बजाय वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो जाता है और उन ख्यालों की मेन थीम के साथ कोई रेलिवेंस भी नहीं थी, वो वहाँ पे ज़रूरी भी नहीं थे. तो ये भी इसकी लैक ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के कारण था कि वो ऐसा यहाँ पे भी ह्यूमर क्रिएट करता है. कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन एंड लेडीज़ ऑल्सो. तो यहाँ पे वो मिस पुष्पा की एमिएबल और हेल्पिंग नेचर की, फिर से कमिंग बैक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है. फिर से मिस पुष्पा की एमिएबल नेचर और हेल्पफुल नेचर के बारे में बताना चाह रहा था, बट जिस तरीके से वो बताता है वो उसके करेक्टर के ऊपर ही सवाल खड़ा कर देता है कि मिस पुष्पा को उतनी ही पॉपुलर मैन में है, वुमेन में है जितनी की उतनी ही पॉपुलर मैन में है जितनी की वुमेन में है. यानी कि उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली खड़ी कर देता है. यानी कि यहाँ पे भी वो प्रेज करना चाहता था बट वो मिस पुष्पा की इंसल्ट जाती है. इन दिस स्टैंजा he wants to tell the reader about the popularity of Miss Pushpa both in men as well as women. एक्चुअली में वो चाहता था मिस पुष्पा की एमिएबल और फ्रेंडली नेचर के बारे में बताने और मिस पुष्पा की किस तरीके की रेपुटेशन है उसके बारे में बताने के लिए कि वो औरतों और मर्दों में इक्वली पॉपुलर हैं. when where he actually wants to tell that Miss Pushpa is very supportive and ready to help everyone. यहाँ पे वो एक्चुअली में बताना ये चाह रहा था कि मिस पुष्पा ना केवल फीमेल स्टाफ की बल्कि मेन स्टाफ की भी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं, सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती हैं. यानी कि वो मिस पुष्पा के सपोर्टिव और हेल्पफुल नेचर को प्रेजेंट करना चाह रहा था. बट द वे ही हैज़ यूज्ड द वर्ड जस्ट एंड ओनली अगेन creates a negative impression and once again highlights his lack of grammatical knowledge. पर जिस तरीके से उसने जस्ट और ओनली शब्द का इस्तेमाल किया है वो फिर से एक नेगेटिव इंप्रेशन बताता है, प्रेज की जगह इंसल्ट लगता है और वो फिर से हाईलाइट करता है कि इसे इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स की या ग्रामर की बेसिक्स नॉलेज नहीं है और इसीलिए ये भी ह्यूमर और व्यंग का एक कारण बन जाता है. Whenever I asked her to do anything, फिर से देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सेंटेंस की फॉर्मेशन गलत यूज ऑफ वर्ड्स. शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, दैट इज शोइंग गुड स्पिरिट. आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट. पुष्पा इज, देखिए यहाँ पे वर्ड आगे पीछे, पुष्पा मिस नहीं होता, मिस पुष्पा. पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, वट एवर आई और एनी बॉडी इज आस्किंग शी इज ऑलवेज सेइंग यस. तो यहाँ पे भी वो वहाँ मिस पुष्पा के हेल्पफुल और सपोर्टिव नेचर को प्रेजेंट करना चाह रहा था कि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती हैं. बट जब उसने जस्ट और ओनली शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ पे होना ये चाहिए था कि वो कहती है कि मैं अभी कर देती हूँ, बट जस्ट और ओनली शब्द का इस्तेमाल होने से फिर से ये पता चल गया कि वो काम अभी नहीं बाद में करेगी. और दूसरी चीज़ ये भी कि मिस पुष्पा हमेशा हाँ कर देती है, ये उसको बताना ये चाह रहा था कि मिस पुष्पा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है. बट जिस तरीके से उसने कहा उससे हम लोगों को ऐसा लगा कि मिस पुष्पा को यस वुमेन बना के पेश कर दिया कि वो ये नहीं देखती काम गलत है या सही है, वो हमेशा दूसरों के काम हमेशा यस करती रहती है हर काम के लिए. तो यहाँ पे भी उसकी एक नेगेटिव इमेज प्रेजेंट होती है, जबकि स्पीकर ने चाहा ये था कि वो मिस पुष्पा की एक पॉजिटिव इमेज को हमारे सामने पेश करे. देखिए अगेन द स्पीकर ओवर प्रेजेस मिस पुष्पा व्हेन ही सेज एज मिस पुष्पा नेवर सेज नो. यहाँ पे वो मिस पुष्पा की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर देता है कि मिस पुष्पा कभी नो नहीं कहते. बट ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी ना कभी वो भी किसी गलत काम के लिए इनकार करती होंगी. तो जिस तरीके से उसने ये कहा कि मिस पुष्पा, वो ऐसा लग रहा था कि मिस पुष्पा ये नहीं देखती काम सही है या गलत है, वो हमेशा हर काम करने के लिए तैयार रहती हैं. हाउएवर दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन इंडिया, बोस्ट अबाउट द पर्सन हु इज़ गोइंग टू लीव और टू रिटायर. और ये भारत में क्वाइट कॉमन भी है, आम सी बात भी है कि जो इंसान जा रहा होता है या रिटायर हो रहा होता है उसकी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं. However, here again his lack of grammatical knowledge is quite evident from the fact that he has again used present continuous tense. और यहाँ पे भी उसकी ग्रामर की नॉलेज हाईलाइट होती है, लैक ऑफ ग्रामर की नॉलेज हाईलाइट होती है,
क्योंकि यहाँ पे भी लगातार वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहा था जहाँ पे किसी और टेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। लास्ट पैराग्राफ है, एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वी आर विशिंग, फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। तो यहाँ पे उसने कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट दे दी, कहना कुछ चाहा बट मीनिंग ऐसा निकला कि सभी जो मीनिंग ऐसा निकला कि वो हम लोगों को भी कंफ्यूज कर गया। अब वो कहना क्या चाह रहा था, वो कह रहा फिर से यही कह रहा है कि आज हम फिर यहाँ इस जगह इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम इस पुष्पा को उसके आगे आने वाले करियर के लिए शुभ इच्छाएं दे सकें। और अब वो कहता है अपने भाषण को ख़त्म करता हुआ, वो दूसरे प्रवक्ताओं को स्टेज के ऊपर आमंत्रित करता है कि वो आए और अपने विचार मिस पुष्पा के बारे में दें, और मिस पुष्पा बाद में उन विचारों की समरी प्रोवाइड करें, उनका थैंक्स प्रोवाइड करें। बट अब देखिए, होना क्या चाहिए था, जब भी कोई इंसान स्टेज लीव करता है, मैं स्टेज लीव करता हूँ तो मैं दूसरे पर्सन का नाम लेके जब बोलूँगा कि मैं अब इनको आमंत्रित करता हूँ ये आए और अपने विचार मिस पुष्पा के बारे में रखें, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँगा कि मेरे बाद एक एक करके बाकी के प्रवक्ता आएंगे, अपने अपने विचार दूसरों के सामने रखेंगे। बट जिस तरीके से स्पीकर ने कहा वो ऐसा लग रहा था कि सब लोग एक साथ आएंगे, 4-5 लोग एक साथ आएंगे और एक साथ बोलना शुरू कर देंगे। जैसे कि सपोज ये करूँ कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के टीचर एक साथ आएंगे और आपको बोलना शुरू कर देंगे और आप उनकी समरी करोगे। तो क्या पाँचों, एक्चुअली में वो कहना ऐसा नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि सब लोग एक एक करके आएँ और अपने विचार रखें। बट गलत ग्रामर होने के कारण, लैक ऑफ ग्रामेटिकल नॉलेज होने के कारण, जिस तरीके से उसने सेंटेंस की फॉर्मेशन की वो हम लोगों को उसके चाहे मतलब से ऑपोजिट मतलब निकाल के दिया उसने। वो कहना ये चाह रहा था एक एक करके हैं, बट मतलब ये निकला कि सब लोग एक साथ आएँ और अपने अपने विचार हमारे सामने रखें। और इस तरीके से वो जाते जाते भी व्यंग और ह्यूमर का पात्र बन जाता है हमारे सामने। इन द कंक्लूडिंग लाइन्स टू ही क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ड्यू टू द रॉन्ग इंग्लिश। पोइम की अंतिम पंक्तियों में भी वो बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है अपनी लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के होने के कारण, गलत इंग्लिश के इस्तेमाल के कारण। एज द वे ही कंक्लूड हिज स्पीच इट अपीयर्स ही वांट्स टू इनवाइट ऑल अदर स्पीकर्स टुगेदर ऑन द स्टेज। क्योंकि जिस तरीके से वो अपने भाषण का अंत करता है, हम लोगों को ये महसूस होता है, ये मीनिंग महसूस होता है कि वो बाकी के प्रवक्ताओं को एक साथ स्टेज पे बुला रहा है। होना ये चाहिए था किसी एक को बुलाता, ये कहता या फिर ये कहता एक एक करके आए। बट जिस तरीके से उसने कहा ऐसा लग रहा था वो सभी को कह रहा है एक साथ स्टेज पे आ जाओ और बोलना शुरू कर दो। However, he actually wanted to say that now one by one rest of the speaker will come and give their views about Miss Pushpa। बट वो बेचारा कहना ये चाह रहा था कि अब एक एक करके बाकी के प्रवक्ता आएंगे और अपने विचार मिस पुष्पा के बारे में रखेंगे। बट जिस तरीके से उसने लिखा, सेंटेंस फॉर्मेशन की, हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो उसने ये कहा कि सभी एक साथ आएँ और सभी मिस पुष्पा के बारे में अपने विचार रखना शुरू कर दें। और ऐसे हालात में जब सभी एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उसकी रॉन्ग इंग्लिश के कारण कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और रॉन्ग मीनिंग निकल के सामने आता है। ऑल दिस कन्फ्यूजन हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ऑफ द स्पीकर। और ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उसको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की क्लैरिटी नहीं थी और इसीलिए उसने गलत जो बोला उसका मीनिंग कुछ और ही निकल गया। एंड स्टिल ट्राइंग टू स्पीक इट विदाउट क्लियरिंग इट प्रॉपरली विच लेड्स टू सैटायर एंड क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन द पोएम। और उसकी दूसरी बड़ी गलती ये थी, नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, मैं नॉलेज हासिल करके बोलूँ। बट उसने नॉलेज को क्लियर नहीं किया, बेसिक्स क्लियर नहीं किए, बेसिक्स को क्लियर किए बिना ही बोलना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो पोइम में ना केवल ह्यूमर और सटायर का कारण बना बल्कि उसके साथ साथ पोइट और मिस पुष्पा को भी एक मजाक का पात्र बना के रख दिया। स्पीकर और मिस पुष्पा को भी, वो खुद तो बेइज्जत हुआ ही हुआ, बट उसके द्वारा जिस तरीके से मिस पुष्पा की तारीफ हुई वो तारीफ कम, मिस पुष्पा की इंसल्ट ज़्यादा लगी। To conclude, we can say that through this poem,
द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड अ सटायर ऑन द इंडियन वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट ट्राइंग टू क्लियर द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो अंत में हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि इस पोइम के ज़रिए वाकई में पोइट ने उन इंडियन लोगों के ऊपर व्यंग कसा है जो लोग इंग्लिश के बेसिक्स क्लियर किए बिना उसे बोलने की कोशिश करते हैं। और वो ये चाहता है, सटायर की मेन पर्पस यही होता है कि हम लोग उस गलती को रिपीट ना करें। वो ये चाहता है कि हम लोग ऐसा ना करें। हम लोग जब भी किसी लैंग्वेज को या किसी काम को करने की कोशिश करें, पहले उसके बेसिक्स को क्लियर कर लें, फिर ही बोलें। अदरवाइज़ हम लोग एक मजाक का पात्र बन के रह जाएंगे। तो वाकई में ये पोइम एक सुप्रीम एग्जाम्पल है किस तरीके से इंडियन लोग इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं, किस तरीके से इंडियन लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति रुझान है, किस तरीके से इंडियन लोग इंग्लिश बोलने को एक सोशल स्टेटस का सिंबल मानते हैं और बिना इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स को क्लियर किए हुए उसे बोलने की कोशिश कर देते हैं। और कई बार हम लोग ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं इस गलती के कारण कि हम लोग एक मजाक का पात्र बन के रह जाते हैं। जैसे पोइम में मिस पुष्पा एक मजाक का पात्र बन गई सिर्फ एक ऐसे शख्स के कारण जिसको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी। तो उसके बावजूद भी उसने कोशिश की और उस कोशिश के दौरान उसने अपनी बेइज्जती तो करवाई। मिस पुष्पा की तारीफ़ की जगह उस जो तारीफ़ की वो भी बेइज्जती के रूप में हम लोगों को महसूस हुई। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.